नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। लेकिन सबसे पहले सभी नाजरीन को माह रमज़ानुल मुबारक की आमद की दिली मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगियों में बरकत लाएगा, हम सबको तमाम आफात से, बलायात से और सभी किस्म की वबाओं से महफूज रखेगा। सबसे पहली खबर रमज़ान से जुड़ी है। रमज़ानुल मुबारक का चांद आज मुल्क में नज़र आ गया और 14 अप्रैल यानी चारशंबे के रोज़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी पहला रोज़ा होगा। वहीं सऊदी अरब में पहला रोज़ा आज मुकम्मल हो चुका है। सऊदी अरब की अदालत उज़्मा ने पीर की शाम रुएत हिलाल का ऐलान किया था और ममलिकत के एक छोटे गांव खुतात सुदीर में वाक़ रसदगाह ने रमज़ान का चांद देखने की तस्दीक की थी। यह गांव सऊदी दारुल हुकूमत से 140 किलोमीटर शुमाल में रियाद, सुदीर और अल क़सीम के संगम पर वाक़ है। मुसलमान चांद देखकर अपने क़मरी महीने का आगाज़ करते हैं। क़मरी कैलेंडर 12 माह और 354 या 355 दिनों पर मुश्तमिल होता है। इस्लामी ममालिक में जोग्राफियाई महल वक़ू की बिना पर नए क़मरी महीने के चांद की रुयत में एक आध दिन का फ़र्क होता है। इस मरतबा मुसलसिल दूसरे साल दुनिया भर में कोरोना वायरस की मुहलिक वबा फैलने के पेश नज़र रमज़ान मुख्तलिफ अंदाज में मनाया जा रहा है और बेशतर इस्लामी ममालिक ने रमज़ान के ताल्लुक़ से इज्तिमाई तक़ारीब और इफ्तार के प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद कर दी है और मसाजिद में महदूद तादाद में नमाजियों को इज्तिमाई नमाज तरावी अदा करने की इजाज़त दी है। अल हरमैन शरीफैन के इंतज़ाम व इंसराम की ज़िम्मेदार सदारत आम्मा ने रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक जामे मनसूबा तैयार किया है। इस मंसूबे के तहत दोनों मसाजिद में आम इबादत गुजारों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सफाई और स्प्रे के अमल को बढ़ा दिया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक के दौरान में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में इफ्तार की जिम्मेदारी मक्के मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के सूबाई हुक्काम को सौंपी गई है। वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए रोज़ेदारों में इफ्तार के खाने की तकसीम करेंगे। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने गुज़िश्ता रोज़ मक्के मुकरमा में मस्जिद हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ानुल मुबारक के दौरान में नमाज तरावी अदा करने की मंजूरी दी थी। ये 5 तस्लीमात तक महदूद होंगी। अलबत्ता दोनों मसाजिद में मजाज इबादत गुजारों ही को दाखिले की इजाज़त होगी और आम लोगों के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी बरकरार रहेगी। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए रियासती हुकूमत की वजारत दाखिला ने रमज़ानुल मुबारक के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक इज्तिमाई नमाज, नमाज तरावी और मसाजिद में इफ्तार पर पाबंदी आयद की गई है। वाज़ेह है कि मुसलमानों के एक बहुत बड़े तबके ने और उलमाए किराम और मुस्लिम तंजीमों ने रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान लगने वाले नाइट कर्फ्यू में ढील दी जाए और बजाय रात 8 बजे से कर्फ्यू जारी होने के औकात में तब्दीली की जाए और 10 बजे से कर्फ्यू नाफिज किया जाए ताकि मुसलमान तरावी की नमाज अदा कर सकें। इस ज़िमन में जमियतुल उलमा समेत कई एक मिली तंजीमों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटिशंस भी दाखिल की और हुकूमत से दरख्वास्त भी की कि रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में मुसलमानों को कर्फ्यू के दौरान रियायत दी जाए और उनके मजहबी फ़राइज़ को अदा करने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने अब तक इन पिटिशंस की समाअत नहीं की और आज से ही चांद नज़र आने के बाद नमाज तरावी का अहतमाम किया जाता है। रियासती हुकूमत ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसके मुताबिक उसके साथ ही भीड़ भाड़ पर काबू पाने के लिए इफ्तार, बाज़ारों और ख़रीदारी के मखसूस औकात का तयन किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना उसूल और जवाबित पर पाबंदी लाजमी है और कोरोना उसूल के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का भी इंतबाह किया गया है। मुंबई और रियासत में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से रियासती हुकूमत ने हुक्मनामे में कई पाबंदियां आयद की हैं। मसाजिद के साथ अवामी मकामात पर बिला ज़रूरत निकलने पर पाबंदी है। मसाजिद में इज्तिमाई तरावी, वाज और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रियासत में कोरोना के फैलाव की शिद्दत की वजह से रमज़ान में मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। मुस्लिम कायदीन की मारिफत रमज़ान सादगी से मनाने के लिए बेदारी मुहिम भी शुरू की गई है और ऑनलाइन मजहबी नशरियात की इजाज़त दी गई है।
लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपने वालिद की सेहत को लेकर काफी फिक्रमंद नजर आ रही हैं। इस सिलसिले में उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि वो रमजान के पाक महीने के सभी रोजे रखेंगी ताकि लालू प्रसाद सेहतयाब हो जाएं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इस साल हमने भी फैसला किया है कि पूरे महीने अपने पापा की सेहतयाबी और सलामती के लिए रोजे रखूंगी। पापा की हालत में बेहतरी हो और जल्द इंसाफ मिल सके, इसकी भी दुआ करूंगी। अलावा अजीम ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा कि साथ ही मुल्क में अमन चैन हो, इसीलिए अल्लाह से दुआ करूंगी। लालू राबड़ी की दूसरी औलाद और मीसा भारती की छोटी बहन रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट के बाद सियासी हलके में चेमेगोइयां शुरू हो गई हैं और रोहिणी के ट्वीट पर कई तरह के तबसरे भी सामने आए हैं। कुछ तबसरे तनकीदी अंदाज में तो कुछ मुस्बित भी हैं। इस दरमियान थोड़ा मिजाहिया अंदाज में एक और ट्वीट रोहिणी आचार्य ने किया जिसमें उन्होंने लिखा कि साथ में चेती नवरात्रा भी है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं दोनों मुबारक त्योहार पूरे अकीदत के साथ पूरा कर सकती हूँ। मुझे किसी जहरीले परवरिश की नफरती सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी को चेती नवरात्रि की भी नेक ख्वाहिशात। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात में मारे जाने वाले कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट एहसान जाफरी की बेवा जकिया जाफरी की दरखास्त की समाअत पर मंगल के रोज 2 हफ्तों के लिए रोक लगा दी। जकिया जाफरी ने उस वक्त के रियासत के वजीर आला नरेंद्र मोदी और दीगर आला अहदेदारों को गुजरात फसादात में क्लीन चिट देने वाले मुतल्लिका खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम SIT की रिपोर्ट को चैलेंज किया है। जस्टिस AM खानोलकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अर्जी गुजार की दरखास्त पर समाअत मुलतवी करने पर इत्तेफाक किया। गुजरात में गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी कत्लेआम में हलाक होने वाले कांग्रेस के साबिक MP एहसान जाफरी की अहलिया ने SIT रिपोर्ट को चैलेंज करते हुए अदालत उज़्मा से रुजू किया है जिसमें गोधरा कत्ल के बाद फिरका वाराना फसादात को भड़काने के लिए रियासत के हुक्काम की तरफ से किसी भी बड़ी साजिश से इनकार किया गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2017 को जकिया जाफरी की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। तकरीबन 1 साल कबल हिंदुस्तान में जब कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामलों में बेतहाशा इजाफा शुरू हो गया था तो मीडिया के एक बड़े तबके ने दिल्ली के निजामुद्दीन वाक़े तबलीगी जमात मरकज़ को इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार ठहराया था। उस वक्त काफ़ी हंगामा हुआ था और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी अमल में आई थी। इस दौरान मरकज़ हज़रत निजामुद्दीन वाक़े बंगले वाली मस्जिद में ताला भी लगा दिया गया था जो कि अब तक लटका हुआ है, लेकिन अब दिल्ली कोर्ट ने मस्जिद में नमाज की इजाज़त दे दी है और इस खबर से मुस्लिम तबके में खुशी का आलम है। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने बंगला वाली मस्जिद खुलवाने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिस पर अदालत ने समाअत करते हुए इसे खोलने का हुक्म सादिर कर दिया है। एक न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक कमोबेश 1 साल तक इस मस्जिद पर ताला पड़ा रहा, लेकिन अब जबकि मस्जिद में नमाजियों के दाखिले से मुतालिक अदालती फैसला आ गया है, कोविड ज़वाबित की पाबंदी करते हुए मस्जिद में 5 वक्ता नमाज अदा की जा सकेगी। वाज़ेह है कि मस्जिद बंगला वाली में रोज़ाना हज़ारों अफराद की आमद और रफ्त रहती है, लेकिन तबलीगी जमात के खिलाफ मनफी तशहीर और प्रोपेगेंडा के सबब न सिर्फ निज़ामुद्दीन मरकज़ बल्कि बंगला वाली मस्जिद को भी बंद कर दिया गया था। उस मस्जिद में जमातें क़याम करती थी और यहीं से जमातें बनकर दूसरे मकामात के लिए निकलती थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जमातों का क़याम और यहाँ से जमातों के निकलने का सिलसिला एक बार फिर पहले की तरह कब से शुरू होगा। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर कहर बर्पा कर रही है और उधर हरिद्वार में लाखों लोगों की भीड़ जुटने की तैयारी है। मौका है कुंभ के तीसरे शाही स्नान का। कुंभ की ये भीड़ मुल्क भर में सुपर स्प्रेडर बनेगी। हरिद्वार में मेला एडमिनिस्ट्रेशन के अंदाजे के मुताबिक इस वक्त मेले के इस इलाके में करीब 1.5 लाख लोग मौजूद हैं। 14 अप्रैल यानी शाही स्नान के दिन भीड़ 20 से 25 लाख तक पहुंच सकती है। मकामी इंतजामिया मान रहा है कि मेले में 2 गज दूरी और मास्क जैसे कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करना नामुमकिन है। शाही स्नान के दौरान तो ये मुमकिन ही नहीं है। ऐसे में कोरोना बहुत तेजी से फैल सकता है। मकामी जो अहदेदार हैं उनके मुताबिक ये मेला सुपर स्प्रेडर बन जाने की बात को वो मान रहे हैं, लेकिन इसे रोकने की उनके पास कोई स्कीम नहीं है। इस बीच पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में इन्फेक्शन के 1334 मामले आए हैं और 7 अमवात भी हुई हैं। फिलहाल रियासत में कोरोना के 7,846 एक्टिव केसेस हैं। कुंभ मेले में भीड़ बढ़ने के साथ
ये बहस भी तेज होती जा रही है कि पिछले साल दिल्ली में तबलीगी जमात के प्रोग्राम में महज 2000 लोगों के जमावड़े को सुपर स्प्रेडर बताया गया था, लेकिन कुंभ को लेकर खामोशी क्यों है? उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से इस बारे में बात की गई। उनका कहना है कि लाखों की भीड़ में गाइडलाइंस पर अमल करवाना नामुमकिन है। 9 से 10 अप्रैल तक हमने गाइडलाइंस पर अमल करवाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बढ़ने के साथ ही 2 गज की दूरी पर अमल करना मुश्किल होता जा रहा है। आगे वो अपनी बात को बैलेंस करते हुए कहते हैं कि 11 अप्रैल को कुंभ में आने वाले 53,000 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ और महज 1.5% यानी 500 से 550 लोग ही पॉजिटिव पाए गए। मुतासिरों को अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। यहां के जो ऑफिशियल हैं दीपक रावत, वो कुंभ के चकाचौंध इंतजाम होने का दावा करते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि 2 गज की दूरी पर अमल किसी भी तरह नहीं किया जा सकता। रावत कहते हैं कि लोग चौकन्ने हैं। हमने कोरोना केयर सेंटर भी खोला है, यहाँ 96 बेड हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो गाइडलाइंस पर अमल करें। मेले के कोरोना सेंटर में अब तक 45 लोग भर्ती किए जा चुके हैं। 8 मरीज पिछले 24 घंटों में भर्ती किए गए हैं। ये सभी शदीद तौर पे मुतासिर हैं। कुंभ की भीड़ में इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए, इस सवाल पर जिम्मेदार लोग साधुओं के पकड़पन को जिम्मेदार ठहराते हैं। वहीं उत्तराखंड हुकूमत के तर्जुमान सुबोध उनियाल कहते हैं कि साधु संतों को तो आप जानते ही हैं, उन्हें रोकना मुमकिन नहीं है। हुकूमत जो कर सकती है वो कर रही है। वहीं कुंभ में आए जूना अखाड़े के नागा साधु गजेंद्र गिरी कहते हैं कि साधु संत फक्कड़ होते हैं, उन पर किसी का हुक्म नहीं चलता है। वेस्ट बंगाल के सियासी घमासान वेस्ट बंगाल में सियासी घमासान अपनी इंतहा पर पहुंच गया है। भड़काऊ बयान पर कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन ने बीते दिन बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर इंतखाबी मुहिम चलाने पर 24 घंटे का बैन लगा दिया था। इसकी मुखालिफत में ममता ने कोलकाता में गांधी की स्टैचू के पास अकेले ही धरना दिया। वो इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुखालिफत कर रही हैं। वो वहां व्हीलचेयर पर ही पहुंची और पेंटिंग बनाई। पेंटिंग के बाद ममता बनर्जी ने लोगों को भी इसे दिखाया। मामला ममता की राय दिखी कि रैली से जुड़ा है। यहां उन्होंने एक बयान देते हुए कहा था कि मेरे माइनॉरिटीज भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि वो उन शैतानों की बात ना सुने जिन्होंने बीजेपी से पैसे लिए हैं। उनकी बात सुनकर वोट ना बंटने दें। वो हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने वाले कम्युनल फिरका परस्त बयान देते हैं। वो बीजेपी के भेजे हुए एजेंट हैं। अगर बीजेपी इख्तिदार में आई तो आप बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। इस बयान पर नोट लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को 7 और 8 अप्रैल को नोटिस भेजे थे। इस पर तब ममता ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन उन्हें 10 नोटिस भेज दे, वो अपना बयान वापस नहीं लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपने अहकाम में कहा है कि वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को तोड़ा है। उनके भड़काऊ बयानों से कानून यानी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के इम्कान है। इससे इलेक्शन का पूरा अमल जो है उस पर असर पड़ सकता है। केरला के वजीर तालीम डॉक्टर केटी जलील ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। केरला लोक आयुक्त ने हाल ही में इस बात की तस्दीक की है कि केटी जलील ने अवामी नुमाइंदे की हैसियत से अपने फ़राइज़ के साथ नाइंसाफ़ी की है और जानबूझकर अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किए हैं। लोक आयुक्त ने उन्हें वजीर की हैसियत से बरकरार रहने से नाअहल करार दिया था और उन्हें फौरी तौर पर वजीर के ओहदे से इस्तीफा देने का हुक्म दे दिया था। वजीर केटी जलील ने लोकायुक्त के हुक्म पर रोक लगाने के लिए इस मामले को केरला के हाई कोर्ट से रुजू किया था। ताहम हाई कोर्ट ने भी उन इल्ज़ामात की तस्दीक करते हुए केटी जलील को हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जलील ने वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नवंबर 2018 में केरला लोकायुक्त ने मुस्लिम यूथ लीग के लीडर अदीब की शिकायत के बाद केटी जलील की बेकायदगियों की तहकीकात का आगाज किया था। बीजेपी की क़यादत वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को एक और बड़ा झटका लगा है। गोवा में बीजेपी की अलायंस पार्टनर गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने एनडीए का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी के सदर विजय सरदेसाई ने एनडीए के चेयरमैन और वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर
अलग होने की बात कही। हालांकि 2019 से ही दोनों के बीच दरारें पड़ने लगी थी। तब गोवा फॉरवर्ड पार्टी के कायदीन ने बीजेपी हुकूमत पर कई तरह के इल्जाम लगाए थे। विजय सरदेसाई ने इल्जाम लगाया कि प्रमोद सावंत की क़यादत वाली हुकूमत के फैसले एंटी गोवा पॉलिसीज के तहत हैं। ये गोवा की जनता के साथ धोखा है। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर बंटवारे की सियासत करने का भी इल्जाम लगाया। सरदेसाई ने कहा कि बीजेपी हुकूमत अब करप्शन में घिर चुकी है और ये ईमानदारी बिल्कुल यहाँ नहीं रह गई है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी का एनडीए का साथ छोड़ने का फैसला ऐसे वक्त पर आया जब रियासत में इंतखाबात नज़दीक आने वाले हैं। अगले साल यानी 2022 में वहाँ इंतखाबात होने हैं। ऐसे में सियासी एक्सपर्ट्स जो एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक बीजेपी के लिए वहाँ मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच यूरोप के कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के 52 मुल्कों में अब तक 10,288 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंतबाह दिया है कि हम इस वक्त वबा के सबसे क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं। WHO की टेक्निकल लीड मारिया ने बताया कि वबा का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब ये पहले के मुकाबले में इसे कंपेयर नहीं किया जा सकता और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हम नहीं चाहते थे कि 16 महीने बाद जब वबा पर कंट्रोल में कामयाब हम दिख रहे थे तब हम इस दौर में पहुंचे। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियसिस ने पीर के रोज़ बताया था कि लगातार चौथे हफ्ते में मौतें भी बढ़ रही हैं। जनवरी और फरवरी में लगातार 6 हफ्ते केसेस कम हुए थे। अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। वहीं अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में कोरोना का पीक 8 जनवरी को आया था। उस दिन सबसे ज़्यादा 8,45,000 केसेस मिले थे। इसके बाद 21 जनवरी को ये तादाद घटकर 3,22,000 हो गई थी। यहाँ से केसेस बढ़ना शुरू हुए और 11 अप्रैल को करीब दुगना बढ़कर 6,32,000 हो गए। दुनिया में पिछले 24 घंटों में 5,88,271 मामले रिकॉर्ड हुए। इस दौरान 8,761 लोगों की मौत भी हुई। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हिंदुस्तान में 1,60,000, अमेरिका 56,552, तुर्की में 54,562, ब्राजील में 38,866 और ईरान में 23,311 में रिकॉर्ड किए गए हैं। दुनिया में अब तक 13,72,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 29,59,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। पीर के रोज 1,60,694 नए मरीज मिले, 96,727 ठीक हुए और 880 की मौत हो गई। यह लगातार दूसरा दिन था जब नए मरीज 1,60,000 से ज्यादा मिले। एक दिन पहले यानी इतवार के रोज 1,59,914 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मुल्क में अब तक करीब 1,37,00,000 लोग इस वबा की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,22,00,000 ठीक हो चुके हैं। 1,71,089 ने जान गंवाई है। एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में इस महीने 11 दिन में ही 6,78,519 की बढ़ोतरी हुई। अप्रैल को 5,80,387 एक्टिव केसेस है, जो अब बढ़कर 12,58,906 हो गए। पिछले 24 घंटों में इनमें 62,946 का इजाफा हुआ है। तेलंगाना में कोविड-19 के 3,052 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,32,581 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,772 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 778 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,06,678 हो गई। रियासत में सरगर्म मामला यानी एक्टिव केसेस की तादाद 16,118 है, जिनमें से 24,131 है, जिनमें से 16,118 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
कोविड-19 के 1,13,007 मायने भी यानी टेस्ट भी किए गए, ताहम 4,135 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई अब तक 1,11,00,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हदूद में 406 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। हिंदुस्तान में वैक्सीन की किल्लत दूर करने के लिए हुकूमत ने मंगल के रोज बड़ा फैसला किया है। जिन वैक्सीन को दुनिया के किसी भी मुल्क की सरकारी एजेंसी ने अप्रूवल दे रखा है, उन सबको हिंदुस्तान भी मंजूरी देगा। वजारत सेहत ने कहा कि इमरजेंसी अप्रूवल के अमल फास्ट ट्रैक पर चलने के साथ ही बड़ी तादाद में ड्रग मटेरियल के इंपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हुकूमत ने अपने अहकाम में जिन इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए हैं वो अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, जापान और WHO से जुड़े हैं। वैक्सीन को मंजूरी देने वालों में यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, यूके MHRA, PMDA जापान और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। हुकूमत इससे पहले रूस की स्पुतनिक 5 को भी मुल्क में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे चुकी है। जिन वैक्सीन को हुकूमत ने मंजूरी दी है उन्हें अगले 7 दिनों तक 100 मरीजों पर परखा जाएगा। उसके बाद मुल्क के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। हुकूमत का दावा है कि इस फैसले से हिंदुस्तान में वैक्सीन इंपोर्ट करने और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने में मदद मिलेगी। हुकूमत के इस फैसले से इन दवा कंपनियों के लिए फॉरेन वैक्सीन को हिंदुस्तान में बनाने की मंजूरी लेने में भी आसानी होगी। पीर के रोज एक्सपर्ट कमेटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी थी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI ने भी इसे मंजूरी दे दी है। हिंदुस्तान के कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल होने वाली तीसरी वैक्सीन वो बन गई थी। इस बीच रशियन डायरेक्टरेट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का 60वां मुल्क है जहां स्पुतनिक 5 के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी गई है। हिंदुस्तान में 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन की कमी की शिकायतों के बीच मुल्क ने नई कामयाबी हासिल की है। 10 अप्रैल तक हिंदुस्तान में जुमला 10 करोड़ वैक्सीन डोजेस लगाई जा चुकी हैं। इस कामयाबी को या इस निशाने को पाने में हिंदुस्तान को सिर्फ 85 दिन का वक्त लगा। इसी के साथ हिंदुस्तान सबसे कम वक्त में 10 करोड़ वैक्सीन के डोज लगाने वाला मुल्क बन गया। अमेरिका को इतनी ही आबादी को वैक्सीन देने में 89 दिन 89 डेज लगे थे और चीन को 106 दिन लगे थे। अपनी आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन दे चुके भूटान और इजराइल हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क भूटान ने अपनी आबादी के 61% हिस्से को वैक्सीनेट कर लिया है। भूटान को वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत हिंदुस्तान ने वैक्सीन दी है। भूटान ने कुछ डोज चीन से लेकर मुल्क में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज कर दी है। इसी वजह से अपनी आबादी को वैक्सीन लगाने के लिहाज से भूटान दूसरे नंबर पर है। वहीं इस लिस्ट में टॉप पर सेशल्स इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है। उसने अपनी आबादी के करीब 66% को वैक्सीनेट कर दिया है। हिंदुस्तान इस लिस्ट में 55वें नंबर पर है। हिंदुस्तान दूसरा सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। बीते 10 दिन में 12 लाख से ज्यादा यहां नए मुतासरीन मिले हैं। कोरोना की लगातार बढ़ती रफ्तार के बीच हिंदुस्तान में मजमूई मामलों के लिहाज से दूसरे नंबर पर आ गया है। वहीं वैक्सीनेशन के मामले में ये 55th पोजीशन पर है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच मुल्क में वैक्सीनेशन तेजी से जारी है। वैक्सीनेशन के लिए लोगों में अवेयरनेस लाने और इसे बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक स्कीम लाया है। इसमें ऐसे लोगों को FD पर ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। इसका नाम है इम्यून इंडिया डिपॉजिट। इसके तहत फिक्स डिपॉजिट कराने पर मौजूदा रेट से 0.25% ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ये स्कीम वो लोग ले सकते हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगवा ली है, उन्हें 0.25% ज्यादा ब्याज दिया जाएगा। ऐसे सीनियर सिटीजन्स को 0.50% इंटरेस्ट दिया जाएगा। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। बैंक ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस स्कीम की जानकारी दी। स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड 1111 दिन की है। इसे महदूद पीरियड के लिए लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के तहत वैक्सीन लगवाने वाले सीनियर सिटीजन्स को डिपॉजिट कराने पर 0.5% ज्यादा ब्याज मिलेगा।
बैंक का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए राग़िब करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। मुल्क में कोविड के एक्टिव मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो इकोनॉमी के लिए यानी मईशत के लिए अच्छी बात नहीं है। दरअसल माशी तौर से अहम इलाकों में छिटपुट लॉकडाउन हो रहा है, वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है या लगाया जा रहा है। इसके चलते माशी सरगर्मियां घट रही हैं, जिससे जीडीपी में हर हफ्ते 1.25 बिलियन डॉलर्स 1.25 अरब डॉलर यानी 9,400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस बात का जिक्र बार्कलेज ने एक रिपोर्ट में किया है। बार्कलेज के लिए रिपोर्ट तैयार करने वाले उसके चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट राहुल बजोरिया कहते हैं कि अगर कोविड के चलते लगाई जा रही पाबंदियां मई के खत्म तक जारी रहती हैं तो मुल्क की जीडीपी में जुमला 10.5 अरब डॉलर यानी 79,238 करोड़ की कमी आ सकती है। इस हिसाब से पूरे माशी साल में नॉर्मल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी 0.34% घट सकता है, जबकि जून क्वार्टर में नॉर्मल जीडीपी लगभग 1.4% घट सकता है। जीडीपी की नॉमिनल वैल्यू बताती है कि तय वक्त में माशी यानी जो प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन वो कितना रहा। इसमें महंगाई के चलते होने वाली बढ़ोतरी का ध्यान नहीं रखा जाता। नॉर्मल वैल्यू में से महंगाई का हिसाब करने पर जीडीपी की रियल वैल्यू मिलती है, यानी अगर जीडीपी सालाना की बुनियाद पर 12% बढ़ती है और उस दौरान महंगाई 6% रहती है तो जीडीपी 12 - 6% = 6% रहेगी। मार्च 2021 में बार्कलेज ने कहा था कि कोविड के चलते 2 महीनों के लिए भी लोगों की आमद और रफ्त पर पाबंदी लगती है तो इंडियन इकोनॉमी को करीब 40,000 करोड़ रुपए के बराबर का प्रोडक्शन लॉस हो सकता है। ये लॉस मुल्क के नॉमिनल जीडीपी के 0.17% के बराबर होगा। हालांकि उसने मार्च 2022 में खत्म होने वाले मार्ची साल में रियल जीडीपी ग्रोथ 11% रहने का अंदाजा बनाए रखा है, लेकिन यह भी कहा कि अगर ये पाबंदियां सख्त हो जाती हैं या अहम इकोनॉमिक सेंटर्स में लॉकडाउन होता है तो रियल जीडीपी में कमी आएगी। कोरोना की वजह से कई शहरों में फिर लॉकडाउन लग चुका है। इस वजह से सफारा बाजार में सोने की मांग में कमी आई है। इसी का नतीजा है कि बीते 2 दिनों में सोना 202 रुपए सस्ता होकर 46,352 पर आ गया है। अगस्त 2020 में सोना अपने ऑल टाइम हाई 56,200 रुपए फी तोले पर पहुंच गया था, लेकिन अगस्त से लेकर अब तक सोना 10,000 रुपए सस्ता हो गया। ऐसे में आपके लिए सोना खरीदने का यह सही वक्त हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में सोना महंगा हो सकता है। HFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से ज्वेलरी की डिमांड में कमी आ सकती है, लेकिन कोरोना में सोने में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जो इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड और ETF में इन्वेस्ट करेंगे। इससे सोने की मांग और कीमत दोनों बढ़ेंगी। हालांकि अनुज गुप्ता के गोल्ड में आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 10 से 20% ही इन्वेस्टमेंट करने की वो सलाह देते हैं। आप किसी काम में लगे होते हैं, तभी आपके व्हाट्सएप पर एक ऑनलाइन गेम का लिंक आता है या आपके मोबाइल पर किसी रियल एस्टेट कंपनी का घर खरीदने के लिए मैसेज आता है। आमतौर पर आप उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसे मैसेज और व्हाट्सएप अगर बंद नहीं होते हैं और लगातार बढ़ते जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप भी उन 53 करोड़ 30 लाख फेसबुक यूजर्स में शामिल हैं जिनका डेटा लीक हुआ है। दुनिया के 106 मुल्कों में रहने वाले फेसबुक के 53 करोड़ 30 लाख यूजर्स का डेटा लीक हो गया है। इस बात की जानकारी साइबर एक्सपर्ट कंपनी हडसन रॉक ने दी है। हम इस पर आपको एक तफसीली रिपोर्ट कल बताएंगे। उन्होंने बताया कि डेटा लीक के दौरान चोरी किए गए मोबाइल नंबर टेलीग्राम बॉट के जरिए मुफ्त में बेचे जा रहे हैं। हिंदुस्तान के भी 61,50,000 लोग ऐसे हैं जिनका डेटा लीक हुआ है। पहले लीक हुए डेटा के मुकाबले इस बार लीक डेटा इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें यूजर्स के नाम, ईमेल आईडीज, फेसबुक आईडीज के साथ ही मोबाइल नंबर, घर का पता, डेट ऑफ बर्थ, वर्क प्लेस की जानकारी और अकाउंट बनाने की तारीख जैसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी डेटा चोरों को मिल गई है। हालांकि
इस डेटा में लोगों की माशी सरगर्मियां और पासवर्ड वगैरह शामिल नहीं है। हम आपको इस पर ये कैसे डेटा लीक हुआ और कौन कौन से फेसबुक के अलावा लिंक्डइन है और कौन सा डेटा लीक हुआ, इस पर कल की खास बात में एक स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।